नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के दलित विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर में पूजा के दौरान जातिगत भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि काकरुई में एक मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में पहुंचने के बाद उन्हें पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। जयदेवी कौशल के मुताबिक वहां खड़ी रही, लेकिन उन्हें पूजा शामिल नहीं होने दिया गया और इस दौरान पर उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में यह घटना हुई, उसके जीर्णोद्धार के काम उन्होंने ही करवाया था। अब बीजेपी के ही दलित विधायक के इन आरोपों से उत्तर प्रदेश जातिगत भेदभाव और मंदिरों के समानाधिकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पूरे मामले में आरोपों के दूसरे पक्ष और संबंधित लोगों का जवाब आना भी जरूरी है। फिलहाल विधायक जयदेवी कौशल की बाइट इस पर है लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं इसका जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने, तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया, हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। क्यों नहीं पूजा कराई गई? क्या कारण हो सकता है इसको, आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है, यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे, तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते। क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। मंदिर में जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा भी बताया गया, सोशल मीडिया से वायरल हुई खबर, तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ विधायक जी ने यहाँ नहीं बताया और ना ही कुछ कहा। पूरे वैदिक और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, शिलान्यास कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद घर जाके पोस्ट की उनके बेटे ने। उसके बाद बताएं, ये जो घर पे हम लोग नहीं थे, विकास कार्यक्रम में थे और हम भी एक मंदिर में वहाँ गए थे, वहाँ भी कार्यक्रम था। ने जो मेरे पास साथ में अपमान हुआ, ये तो हम बात रखेंगे जरूर। विधायक जी, बताया जा रहा है कि शिलापट पर भी आपका जो विधायक मलिहाबाद की जगह पे जो है विधायक मोहनलालगंज लिखा गया, उसको भी बाद में ढका गया। इस पर क्या है? ये हम नहीं जान पाए कि कौन से, इसके विषय में हमको कहाँ पता है। शिलापट देखने नहीं दिया? हाँ, हमको नहीं दिया। ये कहाँ का है? अरे वही। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दयाशंकर सिंह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। वंदे मातरम के बयान को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के लिए वंदे मातरम विशेष महत्व रहा और इसके गायन को समेटित करना उनका अपमान है। वही अखिलेश यादव ने 26,000 सरकारी स्कूलों के बंद होने के दावे पर भी दयाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव ने स्कूल बंद होने की बात को गलत बताते हुए इससे पुनर्गठन की प्रक्रिया बताया है और उनका कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करने और अतिरिक्त स्थानों को बच्चे के उपयोग लाने के लिए स्कूलों को पुनर्योजन किया गया है और अखिलेश यादव की गठबंधन
के सीट बंटवारे को लेकर टिप्पणी पर भी सियासत जारी है और बीजेपी से अपने सहयोगी दलों में ज़्यादा सीटें देने की बात कही है। वही समाजवादी पार्टी और उसके पुराने सहयोगियों के बीच बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर चर्चा हुई है और उनका फैसला है कि शुरुआत में सिर्फ 2 ही पैरे गाएंगे। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के बलिदानियों का ये अपमान है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, जिन्होंने ये वंदे मातरम को गाते गाते अपने जीवन को समाप्त कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए। ये उन लोगों का ये कांग्रेस अपमान कर रही है और सदैव करती रही है। तो इसलिए भारत की जनता इसका जवाब उनको देगी, जो भारत की स्वतंत्रता से प्रेम करती होगी, जो भारत के बलिदानियों को जो नमन करती होगी, वो इस कांग्रेस की इस तरह के वंदे मातरम के अपमान का बदला जरूर लेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मर्जर के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 जो स्कूल बंद किए गए थे प्राथमिक विद्यालय, शिक्षक दिवस के दिन हम वही पर कार्यक्रम करेंगे। देखिए, उस जगहों पर बच्चों के लिए बहुत ही विद्यालय खोल दिए गए हैं। उसको कोई ऐसा नहीं हुआ है कि विद्यालय बंद किया गया। ये केवल जहाँ पर बच्चे कम थे और शिक्षक ज्यादा थे, तो वहाँ पर जो है जहाँ शिक्षक ज्यादा थे वहाँ कम कर दिया गया, वो उसमें से भेज दिया गया, और जहाँ पर कम थे उसको बराबर कर दिया गया। और जो जगह खाली हुई वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने कूदने का और प्रेप के इस तरह के स्कूलों को स्थापना कर दी गई है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी गठबंधन की वजह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में जीत रही है, उन सभी गठबंधन दलों को सीट ज्यादा देनी चाहिए। सीट ज्यादा देनी चाहिए अगर सीट मांगते तो। ये तो उनको स्वयं सोचना चाहिए कि उनके गठबंधन में जो पिछले साल थे वो सब हम लोग के गठबंधन में आ गए। कई ऐसे हैं, उनका खुद ही गठबंधन टूट रहा है और समाजवादी पार्टी ही टूट रही है। उसके कितने लोग हमारे इस मंत्रिमंडल में दर्जनों लोग मिनिस्टर हैं, जो कभी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बहुत खास हुआ करते थे। वो लोग आज हम लोग के कैबिनेट में मंत्री हैं। तो पहले अपनी पार्टी। दिल्ली से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए संसद और संविधान के ऊपर खुद को मान रही है। उन्होंने वंदे मातरम के इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र भावना से जुड़े प्रतीकों का पर्याप्त सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने पुराने रुख को सुधारने का मौका था, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता पूरा वंदे मातरम गाने से क्यों पीछे हट रहे हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस पर हमले का भी अनुराग ठाकुर ने समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती रही है। और अनुराग ठाकुर ने देश की जनता को कांग्रेस की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। क्या एक परिवार देश के संविधान, देश की संसद इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के 2 टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बार बार संसद, संविधान
और देश की जनता का अपमान करना जरूरी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करना जरूरी है। सर, गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब देश के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के सामने आकर के बोलना चाहिए, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कहीं भी इस देश में जगह नहीं है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण करना है और किसी न किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। लखनऊ से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश स्कूलों में यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के प्रवेश पर रोक और राम मंदिर से जुड़ी एसआईटी जांच, बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल के आरोप और वंदे मातरम के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के प्रवेश पर रोक के इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की मंशा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया है। वहीं राम मंदिर से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है और अवधेश प्रसाद ने मंदिर में जुड़े मुद्दों पर सरकार और बीजेपी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए और महान लालगंज के बीजेपी में विधायक जयदेवी कौशल की ओर से मंदिर में जातिगत भेदभाव के आरोपों लगाए जाने के बाद राजनीतिक घमासान जारी है और विपक्ष के मामले में सामाजिक भेदभाव से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। और इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर भी सियासत गर्म है और अवधेश प्रसाद ने राष्ट्रीय गीत को देश की एकता और भाईचारे और समृद्धि को जोड़ते हुए अपनी बात रखी। हमारा संसदीय क्षेत्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है जी। हम जा रहे हैं और कल जाएंगे, बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है और अवैध तरीके से किया गया होगा तो उसको हटाएंगे। सर, एक और सवाल बता दीजिए, चंपत राय का नाम कहीं न कहीं एसआईटी में नहीं लिया गया है, आप लगातार अयोध्या की आवाज उठाते रहे आप। ऐसा है, ये बड़ा मुद्दा है और देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की डकैती है, लूट है, चोरी है। इसको लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पूरी पार्टी, हम लोग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते थे और हम लोग नहीं पूरा देश, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये बचाने में लगे हैं तो भले ही बचा लें, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और नाश करते हैं। वहाँ तो प्रभु श्री राम तो खुद विद्यमान है, यदा यदा ही धर्म से हानि बहुत भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी न किसी शक्ति का उदय होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में तो प्रभु स्वयं विराजमान है, इन लोगों को सब नाश करेंगे। सरकार भले बचा रही है, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर की चोरी है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये है, अयोध्या कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम इनको दंडित करेंगे। सर, भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि उनको मंदिर जाने से रोका गया, मलिहाबाद के विधायक ने सब बीजेपी की, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर है और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने की वाली टिप्पणी और पाकिस्तान की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके लिए किसी दूसरे देश के प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका की पुष्टि की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए और अमेरिका की वैश्विक भूमिका पर भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े किए। उन्होंने वियतनाम और ईरान जैसे देशों का उदाहरण देते हुए अमेरिका पर हस्तक्षेप के जरिए तबाही फैलाने का आरोप लगाया और महबूबा ने कहा कि अमेरिकी भले ही कभी महाशक्ति रहा हो, लेकिन उसकी नीतियों के कारण वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव कम हो रहा है और उन्होंने भारत को अमेरिकी बयानों को जरूरत
से ज़्यादा महत्व नहीं देने की सलाह दी। जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का मैम, लेकिन कांग्रेस का आई वांट ऐड टू इट, कांग्रेस ने कहा कि व्हाई डू वी नीड टू हियर इट फ्रॉम यूएस बिकॉज कश्मीर हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल में हमें अमेरिका को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है, तबाही मचाई है, वियतनाम से लेके ईरान तक। तो वो जो कहते हैं वो कोई हमारे मास्टर नहीं है कि वो हमें सर्टिफिकेट दें तभी बात होगी। मुझे लगता है यूएस को, जो इस वक्त एक वक्त हो सकता था सुपर पावर था अमेरिका, अभी भी थोड़ा बहुत है, मगर दिन ब दिन जो अमेरिका का रोल है पूरी दुनिया में, जो उन्होंने तबाही मचाई है, उस वजह से इस वक्त अमेरिका जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली। थैंक यू। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के दलित विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर में पूजा के दौरान जातिगत भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि काकरुई में एक मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में पहुंचने के बाद उन्हें पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। जयदेवी कौशल के मुताबिक वहां खड़ी रही, लेकिन उन्हें पूजा शामिल नहीं होने दिया गया और इस दौरान पर उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में यह घटना हुई, उसके जीर्णोद्धार के काम उन्होंने ही करवाया था। अब बीजेपी के ही दलित विधायक के इन आरोपों से उत्तर प्रदेश जातिगत भेदभाव और मंदिरों के समानाधिकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पूरे मामले में आरोपों के दूसरे पक्ष और संबंधित लोगों का जवाब आना भी जरूरी है। फिलहाल विधायक जयदेवी कौशल की बाइट इस पर है लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं इसका जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने, तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी, वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। क्यों नहीं पूजा कराई गई? क्या कारण हो सकता है इसको, आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है, यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग, हर समाज के लोग थे, तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते। क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। मंदिर में जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा भी बताया गया, सोशल मीडिया से वायरल हुई खबर, तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ विधायक जी ने यहाँ नहीं बताया और ना ही कुछ कहा। पूरे वैदिक और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, शिलान्यास कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद घर जाके पोस्ट की उनके बेटे ने। उसके बाद बताएं, ये जो घर पे हम लोग नहीं थे, विकास कार्यक्रम में थे और हम भी एक मंदिर में वहाँ गए थे, वहाँ भी कार्यक्रम था। ने जो मेरे पास साथ में अपमान हुआ, ये तो हम बात रखेंगे जरूर। विधायक जी, बताया जा रहा है कि शिलापट पर भी आपका जो विधायक मलिहाबाद की जगह पे जो है विधायक मोहनलालगंज लिखा गया, उसको भी बाद में ढकाया गया। इस पर क्या है? ये हम नहीं जान पाए कि कौन से, इसके विषय में हमको कहाँ पता है। पेपर देखने दिया।
हाँ, हमको नहीं दिया। ये कहाँ का है? अरे वही लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दयाशंकर सिंह ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। वंदे मातरम के बयान को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के लिए वंदे मातरम विशेष महत्व रहा और इसके गायन को समिति करना उनका अपमान है। वही अखिलेश यादव ने 26,000 सरकारी स्कूलों के बंद होने के दावे पर भी दयाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव ने स्कूल बंद होने की बात को गलत बताते हुए इससे पुनर्गठन की प्रक्रिया बताया है। और उनका कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करने और अतिरिक्त स्थानों को बच्चे के उपयोग लाने के लिए स्कूलों को पुनर्योजन किया गया है। और अखिलेश यादव की गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर टिप्पणी पर भी सियासत जारी है और बीजेपी से अपने सहयोगी दलों में ज़्यादा सीटें देने की बात कही है। वही समाजवादी पार्टी और उसके पुराने सहयोगियों के बीच बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर चर्चा हुई है और उनका फैसला है कि शुरुआत में सिर्फ 2 ही पैरे गाएंगे। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के बलिदानियों का ये अपमान है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, जिन्होंने ये वंदे मातरम को गाते गाते अपने जीवन को समाप्त कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए। ये उन लोगों का ये कांग्रेस अपमान कर रही है और सदैव करती रही है। तो इसलिए भारत की जनता इसका जवाब उनको देगी। जो भारत की स्वतंत्रता से प्रेम करती होगी, जो भारत के बलिदानियों को जो नमन करती होगी, वो इस कांग्रेस की इस तरह के वंदे मातरम के अपमान का बदला जरूर लेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मर्जर के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 जो स्कूल बंद किए गए थे प्राथमिक विद्यालय, शिक्षक दिवस के दिन हम वही पर कार्यक्रम करेंगे। देखिए, उस जगहों पर बच्चों के लिए बहुत ही विद्यालय खोल दिए गए हैं। उसको कोई ऐसा नहीं हुआ है कि विद्यालय बंद किया गया। ये केवल जहाँ पर बच्चे कम थे और शिक्षक ज्यादा थे, तो वहाँ पर जो है जहाँ शिक्षक ज्यादा थे वहाँ कम कर दिया गया, वो उसमें से भेज दिया गया, और जहाँ पर कम थे उसको बराबर कर दिया गया। और जो जगह खाली हुई वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने कूदने का और प्रेप के इस तरह के स्कूलों को स्थापना कर दी गई है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी गठबंधन की वजह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में जीत रही है, उन सभी गठबंधन दलों को सीट ज्यादा देनी चाहिए। सीट ज्यादा देनी चाहिए अगर सीट मांगते तो। ये तो उनको स्वयं सोचना चाहिए कि उनके गठबंधन में जो पिछले साल थे वो सब हम लोग के गठबंधन में आ गए। कई ऐसे हैं, उनका खुद गठबंधन टूट रहा है और समाजवादी पार्टी ही टूट रही है। उसके कितने लोग हमारे इस मंत्रिमंडल में दर्जनों लोग मिनिस्टर हैं जो कभी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बहुत खास हुआ करते थे। वो लोग आज हम लोग के कैबिनेट में मंत्री हैं। तो पहले अपनी पार्टी। दिल्ली से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए संसद और संविधान के ऊपर खुद को मान रही है। उन्होंने वंदे मातरम के इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र भावना से जुड़े प्रतीकों का पर्याप्त सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने पुराने रुख को सुधारने का मौका था, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता पूरा वंदे मातरम गाने से क्यों पीछे हट रहे हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस पर हमले का भी अनुराग ठाकुर ने समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती रही है। और अनुराग ठाकुर ने देश की जनता को कांग्रेस की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है
और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान पंडित नेहरू जी ने तो किया ही, उस समय की कांग्रेस ने भी किया। उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के दो टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। क्या एक परिवार, देश के संविधान, देश की संसद इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के दो टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बार बार संसद, संविधान और देश की जनता का अपमान करना जरूरी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अपमान करना जरूरी है। सर, गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब देश के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के सामने आकर के बोलना चाहिए, कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कहीं भी इस देश में जगह नहीं है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और किसी न किसी रूप से उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। लखनऊ से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश स्कूलों में यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के प्रवेश पर रोक और राम मंदिर से जुड़ी एसआईटी जांच, बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल के आरोप और वंदे मातरम के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के प्रवेश पर रोक के इस फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की मंशा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया है। वहीं राम मंदिर से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है और अवधेश प्रसाद ने मंदिर में जुड़े मुद्दों पर सरकार और बीजेपी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए और महान लालगंज के बीजेपी में विधायक जयदेवी कौशल की ओर से मंदिर में जातिगत भेदभाव के आरोपों लगाए जाने के बाद राजनीतिक घमासान जारी है और विपक्ष के मामले में सामाजिक भेदभाव से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। और इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर भी सियासत गर्म है और अवधेश प्रसाद ने राष्ट्रीय गीत को देश की एकता और भाईचारे और समृद्धि को जोड़ते हुए अपनी बात रखी। हमारा संसदीय क्षेत्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है जी। हम जा रहे हैं और कल जाएंगे, बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है और अवैध तरीके से किया गया होगा तो उसको हटाएंगे। सर, एक और सवाल बता दीजिए, चंपत राय का नाम कहीं न कहीं एसआईटी में नहीं लिया गया है, आप लगातार अयोध्या की आवाज उठाते रहे आप। ऐसा है, ये बड़ा मुद्दा है और देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की डकैती है, लूट है, चोरी है। इसको लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पूरी पार्टी, हम लोग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते थे और हम लोग नहीं, पूरा देश, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये बचाने में लगे हैं तो भले ही बचा लें, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और नाश करते हैं। वहाँ तो प्रभु श्री राम तो खुद विद्यमान है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी न किसी शक्ति का उदय होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में तो प्रभु स्वयं विराजमान है, इन लोगों को सब नाश करेंगे। सरकार भले बचा रही है, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर की चोरी है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये है, अयोध्या कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम इनको दंडित करेंगे।
सर भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि उनको मंदिर जाने से रोका गया, भेदभाव करा, मलिहाबाद के जाति का विधायक है भेदभाव सब सामने बीजेपी आया। की, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर है और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने की वाली टिप्पणी और पाकिस्तान की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके लिए किसी दूसरे देश के प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका की पुष्टि की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए और अमेरिका की वैश्विक भूमिका पर भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े किए। उन्होंने वियतनाम और ईरान जैसे देशों का उदाहरण देते हुए अमेरिका पर हस्तक्षेप के जरिए तबाही फैलाने का आरोप लगाया और महबूबा ने कहा कि अमेरिकी भले ही कभी महाशक्ति रहा हो लेकिन उसकी नीतियों के कारण वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव कम हो रहा है और उन्होंने भारत को अमेरिकी बयानों को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देने की सलाह दी। जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का मैम, लेकिन कांग्रेस का आई वोंट ऐड टू इट। कांग्रेस ने कहा कि व्हाई डू वी नीड टू हियर इट फ्रॉम यूएस बिकॉज कश्मीर हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल में हमें अमेरिका को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। आपने देखा पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है, तबाही मचाई है, वियतनाम से लेके ईरान तक। तो वो जो कहते हैं वो कोई हमारे मास्टर नहीं है कि वो हमें सर्टिफिकेट दें तभी बात होगी। मुझे लगता है यूएस को, जो इस वक्त एक वक्त हो सकता था सुपर पावर था अमेरिका, अभी भी थोड़ा बहुत है, मगर दिन ब दिन जो अमेरिका का रोल है पूरी दुनिया में, जो उन्होंने तबाही मचाई है, उस वजह से इस वक्त अमेरिका जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने अमेरिकी राजदूत की कश्मीर यात्रा और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने वाली टिप्पणी का स्वागत किया है और अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की हालत में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया है कि आज घाटी में शांति और विकास और समृद्धि का माहौल है। अमेरिकी राजदूत के श्रीनगर और दल झील के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि खुले में और शांत माहौल में हुआ है। यह दौरा दुनिया के सामने बदले हुए कश्मीर की तस्वीर पेश करता है। बीजेपी की राजनीति अमेरिकी राजदूत और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए जाने वाली टिप्पणी को पाकिस्तान के खिलाफ एक कूटनीतिक बढ़त के तौर पर पेश किया है और अल्ताफ ठाकुर ने इसे भारत के विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की सफलता बताया। वहीं कश्मीर को लेकर विदेशी यात्रा सलाह और संभावित बदलाव को पर्यटन के लिए अहम माना जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक यह पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण आधार और सकारात्मक माहौल को इससे और बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उसका खैर मकदम करती है और वेलकम करती है और कल यूएस के एम्बेसडर ने खुद यहां आके देखा कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के हालात 2019 के बाद कैसे बदले हैं। वो श्रीनगर भी घूमे, डल लेक भी गए और जिस तरह से कल उन्होंने जो बदला हुआ माहौल यहाँ देखा है। पहले जब कोई एम्बेसडर यहाँ आता था तो यहाँ हड़ताल की कॉल दी जाती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और एकदम बंद किया जाता था। लेकिन जिस तरह से कल यूएस के एम्बेसडर आए, उन्होंने मुशाहिदा किया 2019 के बाद कश्मीर में अमन है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट बहुत हद तक होगी। और उसके बाद जिस तरह से कल उन्होंने भारत की सराहना की और उनका जो वर्ड था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, ये हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की जीत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की जीत है और ये पाकिस्तान को चारों खाने चित उन्होंने किया है। जिस तरह से उसके बाद पाकिस्तान ने यूएस एम्बेसी के एम्बेसडर को बुला के समन दे दिया है, यही वो जीत है कि आज सुपर पावर की भी जो सोच थी वो सोच बदल चुकी और आज भी वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता और भारत का हिस्सा मानता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद एडवाइजरी की गई थी कि टूरिस्ट कश्मीर का दौरा न करें, उसमें भी उन्होंने एक इशारा दिया कि उस एडवाइजरी को हम वापस लाएंगे। वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि टूरिज्म ही यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमी है, उसी पर डिपेंड करती है। ये तो जो डेवलपमेंट कल हुई है उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी यूएस के एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करती है। देखिए, यही एक मैसेज थी जो पूरी दुनिया को कल चली गई कि पहले जहाँ हड़ताल बंद और स्टोन पेल्टिंग होती थी,
आज यूएस एम्बेसडर पूरा श्रीनगर घूमते हैं, शिकारा राइड करते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं और सारा श्रीनगर खुला रहता है और हर जगह आप देखिए तिरंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और परीक्षा में सफल उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा रद्द करने का फैसले दबाव में लिया गया है और इसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उम्मीदवार का कहना है कि यहां फैसला लोकतांत्रिक और प्रक्रिया और उनके भविष्य के साथ अन्याय है और प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सड़क पर से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि सरकार को परीक्षा रद्द करने के पीछे वजह और कथित दबाव को स्पष्ट करना चाहिए। अभ्यर्थी के फैसले समीक्षा और न्याय की मांग कर रहे। अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजर है। मैसेज साफ है सर कि अगर आप हमको आरोपित कह रहे हैं तो आप हमारा आरोप सिद्ध कीजिए और हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। यही मैसेज है सरकार के लिए। क्या लगता है सही सरकार ने फैसला किसी दबाव में किया या फिर? सर सरकार फैसला कैसे ली ये इसका कहना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि फैसला सरकार ली है, लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरी नौकरी मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना सर। अगर मैं आरोपित हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तब तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ कार्रवाई करके मेरी नौकरी एक दिन में छीन ली। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये भीड़, ये न्याय, ये लोकतंत्र नहीं है सर। कहीं से भी लोकतंत्र का ये हिस्सा नहीं है। हम लोग के पास ऑप्शन, हम दोनों मोर्चों पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो संवैधानिक मोर्चे पे अभी हम लोग सड़क पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और न्यायालय में भी बात रखेंगे, न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अपना नाम बता दें और कहाँ पोस्टेड? मेरा नाम है सत्यम कुमार दसौंदी। मैं वर्तमान में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर बुढ़मू प्रखंड में पोस्टेड हूँ। सड़क पे हम लोग को बैठना पड़ रहा है क्योंकि जैसी चल रही है राज्य की तंत्र व्यवस्था, उस हिसाब से लग रहा है कि सारा फैसला सड़क पे ही होगा, सारा फैसला आपका प्रदर्शन के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे ना जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूटिव ढंग से काम कर रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। प्योर मोबोक्रेसी है ये, डेमोक्रेसी तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे कहीं पे भी हमें। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर मोबोक्रेसी ही चलेगी तो मोबोक्रेसी ही की तरह से चलेंगे, प्रदर्शन करके ही चलाएंगे हम लोग। सरकार का फैसला सरासर दबाव में आया हुआ फैसला है। पता नहीं हेमंत सरकार को कि कौन दबाव इतना क्रिएट कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब मेजॉरिटी से आप चूज करके इलेक्ट होके आए हैं तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आप अपने डिसीजन पे स्टिक रहे और ऐसे दबाव जो दे रहे हैं ऐसे लोग, इनको आप आराम से कोर्ट के ऊपर छोड़ सकते थे। और हम जो कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने कोर्ट पे लड़ा, हमने हर तरह से लड़ा, हमने अच्छे से मेहनत करके एग्जाम निकाला, उसके बावजूद हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? अगर सरकार मजबूत होती, जो कि है, मेजॉरिटी है उनके पास, उसके बाद भी पता नहीं कैसे दबाव आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है ये दबाव? क्यों आ रहा है? तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी किसी के दबाव पे आके अपने डिसीजंस, वो भी जो प्योरली इलीगल डिसीजंस है, कैसे ले रही है? ये सरासर अन्याय है हमारे साथ। ये नहीं होना चाहिए। हम न्यायालय जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे और हम फिर जीतेंगे। ऋषभ कुमार राय, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बुढ़मू। आगरा से बड़ी खबर है, करीब 200 सदस्य जापानी प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करेंगे और आगरा पहुंचने के बाद जापानी डेलीगेशन ताजमहल का भ्रमण करेगा और ऐतिहासिक स्मारक और खूबसूरती को करीब से देखेंगे और ताजमहल के दीदार के बाद प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के लिए रवाना होंगे और जापानी प्रतिनिधिमंडल के आगरा दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।